हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्राम में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। काफी सारे वीडियोस के बाद एक ये शानदार वीडियो मैं आप सबके सामने लेकर के आया हूं, क्योंकि फिजिक्स के और भी सारे मैं वीडियोस लगातार पिछले दिनों से आपको देते आया हूं। और आज का ये सेशन मैं ये भी कहूंगा कि बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट और आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो प्लीज साथियों अंत तक इस वीडियो को देखना, और ये एक रिक्वेस्ट होगा आपसे कि इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना प्लीज। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अगर हो सके तो आप भी प्रैक्टिस करिएगा हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कोई बातचीत नहीं, सीधे क्लास की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला सवाल है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग होता है। देखो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो छोटी चीजों को भूल जाते हैं, सोचते हैं यार ये तो मुझे पता है, ऐसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हर पॉइंट पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। प्रकाश एक होता है अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स वेव। ओके चलिए, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? ये लगभग क्वेश्चंस जो हैं, लगभग, वैसे तो ओवरऑल फिजिक्स का मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं आज आपको, लेकिन फिजिक्स में ऑप्टिक्स से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट। 1.5 बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? तो बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31। प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया था? प्रकाश के अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम स्नेल ने दिया था, और दो नियम थे उनके, तो स्नेल हो जाएगा। यहां पे फोकस करेंगे सभी बच्चे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला है कि यदि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई a है तथा बिंब की ऊंचाई b है, तो आवर्धन क्या होगा? एम, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, और आपको पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है। एम बराबर आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब मतलब चित्र हो गया, और बिंब मतलब हो जाता है वस्तु। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई a दिया है और बिंब की ऊंचाई b हो जाएगा, तो a बटा b हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि यदि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करें तो क्या होती है? भाई अगर प्रकाश की किरणें, अगर मान लेते हैं कि ये सघन हो गया और ये क्या हो गया? विरल हो गया, तो अगर प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही है तो वो अभिलंब से दूर भाग जाती है, अभिलंब से दूर भाग जाती है। लेकिन अगर विरल से सघन में आती तो प्रकाश अभिलंब की ओर हो जाती, अभिलंब से दूर। ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। इसे पिछले वाले वीडियोस में हमने आपको बताया था, अपचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, कि किसमें क्या होता है। दो ही चीज होते हैं, एक विभव और एक धारा का। ऊंचाई होगा तो उसमें विभव क्या होगा, धारा क्या होगा। अपचाई होगा तो उसमें विभव और धारा क्या होगा। देखो अपचाई का मतलब होता है स्टेप डाउन, तो उसमें लो वोल्टेज होगा लेकिन करंट हाई होगा। और इसका उल्टा हो जाता है ऊंचाई में, स्टेप अप, ऊंचाई में स्टेप अप बोलते हैं उसको, उसमें विभव ज्यादा होता है और करंट कम हो जाता है। तो भाई ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो ऐसी वोल्टता को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। तो वो ऐसी वोल्टता को बढ़ाती या घटाती है, अकॉर्डिंगली जब जैसा होगा वैसा वो काम करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, ऐसी वोल्टता को बढ़ाती अथवा घटाती दोनों हो जाएगा। अगला सवाल है कि स्पेक्ट्रम के निचले भाग पर कौन सा रंग होता है। देखिए भाई, अगर हम एक काम करते हैं, आप सीधा सा समझते हो, अपने पास अगर एक प्रिज्म आ जाए, क्या आ जाए? प्रिज्म, और प्रिज्म से हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 कुछ ऐसा होगा। तो ये अपने पास एक चौड़ी पट्टी मिलती है रंगीन वाली, जिसको आप पढ़ते हो वैज्योर, VIBGYO, और ये R। तो सबसे नीचे वायोलेट कलर मिल गया, सबसे नीचे वायोलेट यानी कि बैंगनी कलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैंगनी कलर। तो 8 का सही जवाब बी हो जाएगा। एमीटर की माप सीमा को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, ए मीटर की माप सीमा को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उसमें संट का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? संट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो फाइनली हम यहां पे संट लगा देंगे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए मीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हम स्टार्ट इसमें संट का इस्तेमाल करते हैं। एमीटर का स्केल अंकित किसमें रहता है? एमीटर का स्केल। एमीटर क्या है? एमीटर एक ऐसी युक्ति है जिससे विद्युत धारा की माप की जाती है, और विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है बच्चों? एम्पियर।
तो इसका स्केल एम्पियर में रहेगा, एम्पियर में, या यहां पे है ना 10 का ए हो जाएगा। अच्छा, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना लंबा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। बड़े थोड़ा सा लॉजिकली है, चूंकि आप जानते हो आर बराबर रो एल बाई ए होता है। एक तो ये सिचुएशन हो गया। अब कह रहे हैं कि यदि तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर देते हैं तो भाई अगर आप तार की लंबाई को पहले से जैसे एल दुगुना कर दिया, 2l कर दिया, एल था तो 2l, जब लंबाई को खींचोगे तो वो उसका एरिया भी और कम होगा, एरिया हाफ हो जाएगा। एरिया जो होगा नया एरिया वो a/2 हो जाएगा। तो अब सोचो कि r बराबर रो एल की जगह पे क्या रखोगे 2l, एरिया की जगह पे रखोगे a/2, तो दो दूनी ऊपर चल जाएगा 4 रो l बाई ए। नया वाला जो r डैश निकलेगा r डैश बराबर, तो ये 4 गुना में ये पुराना वाला r, यानी कि पहले वाले के कितना गुना हो गया भाई, 4 गुना हो गया, क्योंकि आपने लंबाई को 2 गुना किया ऐसे खींच के, तो ये तो कम होगा ना, तो ये a/2 हाफ हो गया। चलो 11 का सी याद रखना। लेजर का आविष्कार कब हुआ था, 1960 में हुआ था। लेजर का आविष्कार 1960 में। डिवाई किसका मात्रक है, डिवाई जो होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है डिवाई। क्या होता है डिवाई, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक और मात्रक हो जाता है कूलम्ब मीटर। क्या होता है कूलम्ब मीटर। हालांकि यहाँ पे डिवाई की बात हुआ है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। अगला है कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है, घट जाता है। जब तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारों से मुड़ती है तो यह क्रिया डिफ्रैक्शन कहलाती है। ये तो सीधी सीधी घटना है। अगर आप अभी ऑप्टिक्स नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, आप पढ़ोगे तो ये समझ आ जाएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारे से टकराकर मुड़ जाती है तो भाई उसको हम बोलते हैं विवर्तन। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में, देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान हो तो वहां पर अगर किसी डाइपोल को हम यहां से उठा के वहां ले जाए तो डाइपोल को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम डाइपोल को यहां से उठा के वहां ले जाते हैं तो हम कितना काम करते हैं, वर्क डन जो होता है Pe इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखो यहां पे ऑप्शन ए। चालकता बैंड अंशतः किसमें खाली होते हैं, थोड़े थोड़े खाली किसमें होते हैं, चालकता बैंड अर्धचालक में, अर्धचालक में, इसमें कहेंगे सेमीकंडक्टर के अंदर। और चालक में तो पूरा खाली होता है, और चालक में तो पूरा खाली ही नहीं होता, इलेक्ट्रॉन खूब ज्यादा तेजी से कहां जाते हैं, वैलेंसी बैंड से वैलेंसी बैंड से सीबी में, कंडक्शन बैंड में वीबी से सीबी में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अंशतः पार्शियली खाली रहते हैं थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा जिसमें भरा होगा उसी में थोड़ा थोड़ा खाली भी होगा। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान क्या होता है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान 0 हो जाता है। पूरे चक्र में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं, नाभिक में देखो प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। नाभिक के अंदर बच्चों प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, तो फाइनली हम कहेंगे ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अच्छा, प्रकाश तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर, जिसके माध्यम से प्रकाश की मतलब प्रकाश में बिना क्षति हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदमी ले जा सकता है। प्रकाश तंतु संचार निम्न में किस घटना पर, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर काम करता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोल रहे किस सिद्धांत पे ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो होता है बच्चों वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, अगर ये मीटर में होता तो 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, पर किलोमीटर में है, किलोमीटर में क्या करेंगे हम 1000 से भाग लगा देंगे तो किलोमीटर में बन जाएगा, तो 3 जीरो कम हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष का निवारण करना है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं दिखती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखती है। दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखती है, नजदीक की नहीं दिखती है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की दिख रही है और दूर की नहीं दिख रही है। तो इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। दर्पण पे मत जाना, दर्पण तो चश्मे में लगता नहीं है। सीजीएम का देहली तरंग दैर्ध्य कितना होता है, याद रख लेना 656 नैनोमीटर, मतलब पूछा एक बार इसलिए हमने क्वेश्चन दे भी दिया।
थॉमसन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात किया जाता है? कमाल का क्वेश्चन है भाई। इलेक्ट्रॉन की कौन सी चीजों को ज्ञात करते हैं हम? थॉमसन विधि द्वारा। तो भाई आपने जब ये पढ़ा होगा एटॉमिक मॉडल, तो आपको बताया गया होगा कि इलेक्ट्रॉन का मास तथा मतलब चार्ज तथा मास E/m का रेशियो, आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात निकाला गया था थॉमसन विधि से। लेकिन अगर मिल्टन के तेल बिंदु की बात कर दी जाए तो वहां से आवेश निकाला गया था। क्या निकाला गया था? आवेश। पर थॉमसन विधि से E/m का मान निकला था। तो ये याद रखना, आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात निकाला गया था। किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो 1 कूलम्ब में कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो भाई आपको पता है कि 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब बराबर 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। इसलिए 1 कूलम्ब बराबर इतना हो जाएगा। अब भाग लगा देते हैं इसको ना, 1/1.6 और ये गुना 10 के पावर ऊपर चला जाएगा, माइनस से तो ऊपर गया तो प्लस हो गया। इसको किया तो लगभग हो जाएगा 0.625 ऐसे करके 10 के पावर 19। 1 जीरो इसमें से कम करो और इस दशमलव को यहां कर दो, 6.25 गुना 10 के पावर 18। यहां पे देखिए ऑप्शन ए, याद रखिएगा। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से 0 कर दो, कोई मतलब नहीं, 0। 1 माइक्रोफैराड बराबर 10 के पावर -6 फैराड। अगर पी को पूछ देता तो -12 लगा देते। तो 1 माइक्रोफैराड बराबर 10 के पावर में -6 फैराड। निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? भाई अंत तक बने रहो, देखो सेशन को, बहुत ही शानदार सेशन है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित, जिसपे चार्ज नहीं हो, चार्जलेस हो? भाई आप जानते हो अल्फा कण पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा कण पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन भी पॉजिटिव होता है, पर फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो फोटोन जो होता है ना, फोटोन, ये आवेश रहित होता है, चार्जलेस होता है। एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बताया था पिछले क्लासेस में ये क्वेश्चन आया था पी टाइप को लेकर के, और इस बार में आ गया है एन टाइप। मैं आपको बताया था कि बच्चों पी टाइप हो या एन टाइप हो, इतना तो ध्यान में रखो कि दोनों के अंदर होल भी होते हैं और दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। पर यहां पे होता है कि किसमें मेजोरिटी किसकी है, अधिकता किसकी है। तो एन टाइप वाला मतलब निगेटिव है, तो निगेटिव में इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी ज्यादा होगी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से ज्यादा होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, और उसमें क्या हो जाता है? प्रोटॉन। वीवर का मतलब होल हो जाता है। अल्फा कण क्या है? अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है। इससे पहले वाले सेशन में आया था एक क्वेश्चन कि यदि एक परमाणु से एक अल्फा कण निकाल दिया जाए तो उसका परमाणु संख्या कितना से परिवर्तित हो जाएगा? अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम का नाभिक। तो भाई हीलियम ही होता है ये, हीलियम का नाभिक, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अच्छा, एक अवतल गोरीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बन सकता है? अवतल दर्पण के द्वारा भैया आभासी प्रतिबिंब भी बनता है कुछ सिचुएशंस में। वास्तविक तो होता ही आकार में बड़ा भी, उल्टा भी बनता है। ओह, ई ऑप्शन है एक बड़ा आपके साथ, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, वेरी गुड। 1 ओम बराबर क्या होता है? 1 ओम इज इक्वल टू, अब देखिए ओम क्या है? प्रतिरोध का मात्रक है, आर का। तो हम लोग ओम के नियम को अगर देखते हैं, V बराबर आई आर, तो यहां से आर का मान आप निकालोगे तो V बटा में आई आएगा, और इसका यूनिट साइंटिस्ट नेम के अकॉर्डिंग तो ओम होता है, पर यहां से निकालेंगे तो वोल्ट प्रति एम्पियर होगा, यानी कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। देखो यहां से क्या मस्त सवाल था। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? भैया विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश की तरंग है, एक्स तरंग है और रक्तकण है। ध्वनि तरंग नहीं होगा, ये अनुदैर्ध्य होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। ओके, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, ये है आपका सही जवाब। बीटा किरणें तेजी से चलने वाली इलेक्ट्रॉन होती है, क्योंकि निगेटिव बीटा पार्टिकल क्या है? निगेटिव है ना। बीटा किरणें विक्षेपित होती है। अब देखो चार्ज पार्टिकल है तो भैया वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी घूम जाएगा, इधर उधर विचलित हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड में भी। तो हम कहेंगे कि चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में ये विक्षेपित हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। अगला देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा का कारण होता है नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण सूर्य के पास एनर्जी है।
मिलिकन की तेल बिंदु विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात किया जाता है? आज ही की सेशन में बताया हूं, पिछले अभी तुरंत थोड़ी देर पहले मैं बताया आपको। मिलिकन, लेनार्ड मिलिकन के तेल बिंदु प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, आवेश, इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रखिएगा। और टॉमसन के द्वारा E/m का मान निकाला जाता है। कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो यह कम अपसारी हो जाता है, कम अपसारी बन जाता है। एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक कितना है, उसको पानी में डुबाते हो, जिसका अपवर्तनांक कितना है, उसकी क्षमता कम हो जाएगी। ज्यादा अपवर्तनांक वाले से कम अपवर्तनांक में डुबाने पर क्या हो जाएगा? क्षमता उसका घट जाएगी, उसकी क्षमता घट जाएगी। क्लियर? एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान 0 हो जाता है पूरे चक्र में। बच्चों समाप्त हुआ ये 40 क्वेश्चन, बड़े कमाल का है। अगर आप आने वाले 2023 परीक्षा में एग्जाम दे रहे हैं तो इन सभी क्वेश्चन को लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, फिर लेकर के बहुत जल्द आते हैं एक शानदार सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट आप सबके लिए। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ते रहिए। लगातार आपके साथ हम लोग बने हुए हैं और आप भी इतना संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इस संघर्ष को सक्सेस करना है बच्चों, सफलता में बदलना है, अच्छा रिजल्ट लाना है, मेहनत करना है और नॉलेज भी बेहतर रखना है और बाकी अपने माँ पापा के सपनों को पूरा करना है। जय हो। चलो नमस्कार साथियों, कमेंट करके जरूर बताना कि ये सेशन कैसा लगा और अगला कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो। तो लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, बिंदास रहिएगा, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं। और कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे अगर आप, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा। बस इतना ही। अपना स्नेह बनाए रखें हमारे ऊपर, हमारे इस परिवार के ऊपर पूरा स्नेह बनाए रखें। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए।